Hi guys, कैसे हैं आप लोग? My name is Shubham Upadhyay. I'm the project head of Judiciary Gold, and we are here with this video of 250 plus most important judgments for judicial service examinations, Indian Evidence Act Part 1. Now, इंडियन एविडेंस एक्ट पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसे बहुत सारे आपको केसेस देखने को मिलते हैं जो ना सिर्फ आपके लिए मेंस एग्जामिनेशन में इंडियन एविडेंस एक्ट एज अ सब्जेक्ट में जरूरी होते हैं लिखने के लिए, साथ ही साथ ये सारे केसेस आपको अप्रिसिएशन में भी हेल्प करते हैं इन योर पेपर ऑफ जजमेंट राइटिंग. सो दैट वे आप लोगों के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के जो केस लॉज हैं या जो रैदर उसके प्रोविजंस भी हैं उनका महत्व, उनका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है. इसीलिए इन दिस पार्ट वी विल बी डीलिंग विद द केसेस फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 31 तक. ठीक है. अच्छा, एक और चीज, हमारा जुडिशरी गोल्ड का जजमेंट राइटिंग बैच चल रहा है. अगर अभी तक आपने उसके लिए एनरोल नहीं करवाया है तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको लिंक मिलेगी, उससे आप जजमेंट राइटिंग बैच के लिए एनरोल करवा सकते हो. साथ ही साथ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का आरजेएस का स्टेट स्पेसिफिक बैच भी चल रहा है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड for those two batches and start your preparation specifically either for judgment writing or for the RJS batch or for both of them. ठीक है. So without wasting any further time, let's get started with the part 1 of Indian Evidence Act. फटाफट से शुरू करते हैं, बहुत सारा मजा आने वाला है. नोटबुक पास में रखना, बैरक पास में रखना और let the fun begin. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंडियन एविडेंस एक्ट. पहले तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, केसेस के नाम हम लोग देख लेते हैं एक ही जगह पे सारे कौन कौन से केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो द केसेस आर गोइंग टू बी बेन वर्सेस व्हाइट रेवन, रॉनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आशीष बाथम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जगन्नाथ अशोक कुमार, अब्दुल रजाक, पुष्पादेवी एम जातिया, कामेश्वर आर वर्सेस फॉस्टर, सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पम्मी वर्सेस गवर्नमेंट, जादुनाथ सिंह, एंड फर्दर हरनाथ सिंह, सुखपाल सिंह, जयंतीभाई, भेंकरभाई, केहर सिंह, मिर्जा अकबर, आर एम मलकानी, राम बिहारी यादव, भरत सिंह, पाकला नारायण स्वामी अनअवॉइडेबल है, पलविंदर कौर, अग्नू नागेसिया, मोहम्मद इनायतुल्लाह, पांडुरंग कल्लू पाटिल, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, एंड पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. पलविंदर कौर दो बार इसलिए क्योंकि दो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है. ठीक है. सो दीज आर द केसेस व्हिच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं. क्योंकि यहां पे हमने एग्जॉस्टिव नोट्स लिखे हुए हैं तो उससे ज्यादा आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेंस एग्जामिनेशन में. बट वी विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू रीड दीज केसेस व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके. नाउ बेन वर्सेस व्हाइट रेवन एंड फर्नेस जंक्शन, काफी पुराना केस है. एक ही बात बोलता है, दैट इज लॉ ऑफ एविडेंस इज अ लेक्स फोरी व्हिच गवर्न्स द कोर्ट. अब देखिए, लॉ ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, दैट इज सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल. उन्हीं में से उनका एक फर्दर एक आप कह सकते हैं डिवीजन होता है, दैट इज लेक्स लोकी या लेक्स लोसी या फिर लेक्स फोरी. तो लेक्स लोसी या लेक्स लोकी का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द प्लेस. अच्छा, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कहां पूछा जा सकता है. जहां जहां पे भी हिंदू लॉ के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे यह पूछा जाता है कि इज हिंदू लॉ अ लेक्स लोकी लॉ और इज इट नॉट अ लेक्स लोकी लॉ. सो ये कहा जाता है हिंदू लॉ इज नॉट अ लेक्स लोकी लॉ. दैट मींस वेरेवर यू गो वी फॉलो. आप हिंदू यहां हैं तो यहां रहेंगे, आप कहीं भी किसी भी दुनिया के देश में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं दुनिया के, आप हिंदू लॉ आप पे एप्लीकेबल होगा, हिंदू ही समझे जाएंगे. सो हिंदू लॉ इज नॉट अ लेक्स लोसी लॉ. एंड इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है कि वेदर इट इज लेक्स लोसी और लेक्स फोरी. तो लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फॉरेन लैंड, ना लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम. ठीक. लॉ ऑफ द फोरम का मतलब होता है वो लॉ जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करता है, किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट को वो गवर्न करता है. That's what a lex fori law is. So Bain versus White Raven and Furness Junction में यही चीज बताई गई थी that the Indian Evidence Act और rather Indian Evidence Act तो खैर बाद में आया था, evidence और rather the law of evidence is lex fori in nature. ठीक है. अगले केस पे चलते हैं. नेक्स्ट केस इज रॉनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. रॉनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एविडेंस ऑब्टेन्ड, देखिएगा, एविडेंस ऑब्टेन्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अदर क्राइम्स कैन also constitute good evidence in any other case provided it is relevant. अभय देओल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज अगर आपको देखनी है, ठीक है, तो मनोरमा देख सकते हैं या फिर आपने ZNMD देखी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. लेकिन अगर आपको एक्चुअली अभय देओल की एक्टिंग देखनी है तगड़ी वाली तो डू वॉच ओए लक्की लक्की ओए.
अगर आप ओए लकी लकी ओए देखेंगे तो आपको स्टोरी लाइन में समझ में आएगा कि रॉनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो ये केस है 1998 का, ये बात क्या कर रहा है। दोनों सेम चीज नहीं है, लेकिन ओए लकी लकी ओए में होता ये है कि एक व्यक्ति रहता है, वो चोर रहता है, वो जगह 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 जा करके चोरियां करता है, ठीक, नटवरलाल कह लो, ठीक है। एंड चोरियां करता है तो उसके अगेंस्ट जाहिर है अलग अलग जगहों पे अलग अलग केसेस दर्ज होते हैं, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। और इससे अब आप रिलेट करें रॉनी को, तो इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए किसी एक दूसरे ऑफेंस के बारे में, ठीक है, शर्लॉक देखा होगा आपने बेनेडिक्ट कम्बरबैच का, कि भैया एक दूसरे ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी पहले वाले ऑफेंस का कोई एविडेंस मिलता है तो ऐसा नहीं है कि उस एविडेंस को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर एंडी डूफ्रेन को, जो शॉशैंक रिडेम्पशन वाले हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, तो इसका एग्जांपल मैं हर बार देता हूं। अगर एंडी डूफ्रेन को चोरी के लिए पकड़ा गया है, ठीक है, और उसी दौरान उनके पास से एविडेंस मिला है जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ को जो डेथ कॉज की है, वाइफ और लवर की जो डेथ कॉज की है, उसका वेपन ऑफ क्राइम मिला है, will that evidence not be admissible or will it not be constituting a good evidence in the case of murder? Yes, it will be, although investigation किस चीज की चल रही थी, चोरी की, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट केस लॉ पे, दैट इज आशीष बाथम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, ठीक है। आशीष बाथम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस पे पहुंचने से पहले आप लोगों ने एक बहुत शानदार मूवी देखी होगी, दैट इज बाय द नेम ऑफ वेलकम। वेलकम का तो हम धड़ल्ले से एग्जांपल देते हैं। वेलकम मूवी में फिरोज खान साहब का कैरेक्टर है बाय द नेम ऑफ आरडीएक्स भाई। आरडीएक्स भाई बोले तो रणवीर धनराज जाका। अब इनकी जो एंट्री है, उसी एंट्री में गाना है बाय द नेम ऑफ इंशाअल्लाह। वो गाना जब खत्म होता है तो उसमें एक मैडम रहती है ईशा, जो बाद में ईरावती बनती हैं, वो आती हैं और वो जाकर के वो रोना पीटना शुरू करती हैं, हाय रामा हाय हाय, कि ये जो जिस व्यक्ति की, राजीव की, यानी कि अक्षय कुमार की कैटरीना कैफ से एंगेजमेंट हो रही है, ये जो एंगेजमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसकी तो बचपन में ही इनके मामा जी ने, यानी कि घुंघरू सेठ ने ऑलरेडी मेरे से शादी करवा दी। आरडीएक्स भाई क्या बोलते हैं, हम यहां बैठे हैं, हम करेंगे इंसाफ, ठीक। अब ध्यान से समझना, हाउ इज दिस रिलेटेड टू दिस एंटायर पॉइंट, क्या कैसे रिलेटेड है आशीष बाथम का केस। यहां पे आप लोग सिविल लॉ में पढ़ते हैं, देखो अगर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट हुआ कि भैया ये तो मेरा पति है, या फिर ये ऐसा ऐसा है, ये इशू है, तो देखो समझना, सिविल लॉ में द बर्डन ऑफ प्रूफ मूव्स रादर इन अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड वे, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब एक साइड प्लेंटिफ, एक साइड डिफेंडेंट, किसका पलड़ा भारी है। आरडीएक्स भाई भी यही बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि उदय शेट्टी, एक तरफ तुम्हारी बहन के आंसू है और दूसरी तरफ इस लड़की का सुहाग। इंसाफ यही कहता है कि इस लड़की का पलड़ा भारी है, दैट इज प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा हिसाब है, यानी कि यू डोंट हैव टू प्रूव द रॉन्ग कमिटेड बाय द अदर पर्सन और द ब्रीच डन बाय द अदर पर्सन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सिविल लॉ में इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर प्लेंटिफ ने यह प्रूव कर दिया कि डिफेंडेंट ने गड़बड़ की है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी आपने शेयर कर दी कि हां और कौन ही कर सकता है, तो उस केस में इट विल बी डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द सिविल केस विल बी डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, द सिविल सूट, ठीक, एंड वाइस वर्सा इन द केस ऑफ डिफेंडेंट एज वेल। लेकिन क्रिमिनल लॉ में सेम रूल एप्लीकेबल नहीं होता। क्रिमिनल लॉ में यू हैव टू एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक। तो एक तिनके भर मात्र का भी कोई डाउट कोर्ट के दिमाग में नहीं होना चाहिए एज टू द गिल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक, और एज टू द इनोसेंस ऑफ दैट पर्सन। यानी कि हमेशा जैसा हम देखते हैं ना क्रिकेट मैच में, अगर कोई व्यक्ति रन आउट हुआ है या कोई बैट्समैन रन आउट हुआ है तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा, वही जो व्यक्ति रन आउट हुआ है, ठीक। वैसे ही क्रिमिनल मैटर्स में यू सी दैट ऐसी कंडीशन में अगर क्रिमिनल मैटर में कोई व्यक्ति अक्यूज्ड है तो नोबडी इज गिल्टी अनलेस प्रूव्ड, या एवरीबडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, ठीक है। एंड दैट गिल्ट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यही चीज आशीष बाथम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में कही गई थी, दैट इन सिविल केसेस अ मैटर इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सजेस्ट्स
it. But in criminal cases, the court requires the proof beyond reasonable doubt. Mostly in cases में, civil cases में plaintiff पे होता है burden of proof. On the other hand, criminal cases में prosecution पे होता है. लेकिन criminal cases में some special cases में या rather offenses like dowry death के case में या rape related matters में ये burden of proof shift हो जाता है on the accused. ठीक, तो उसे ये प्रूव करना होता है कि भैया मैंने ये क्राइम नहीं किया. ठीक है, so that is the case of Ashish Batham versus State of MP. अब चलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस जगन्नाथ अशोक कुमार के केस में. दैट इज आर्बिट्रेटर्स हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बट दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉ ऑफ एविडेंस. ये आपको शुरू के ही एविडेंस के सेक्शंस में प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आर्बिट्रेटर्स लॉ ऑफ एविडेंस को फॉलो करने के लिए लायबल बाध्य बाउंड नहीं होते हैं. यानी कि अगर एक कोर्ट है तो ऑब्वियसली मान लीजिए अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है, एक नॉर्मल रेगुलर कोर्ट है, तो लॉ ऑफ एविडेंस से वो बाध्य ही होती है, बाउंड होती है, फॉलो करना पड़ता है उसे इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस को. लेकिन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो होता है, वहां के जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ इक्विटी और रादर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड नॉट दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉ ऑफ एविडेंस. ये फंडा दिमाग में क्लियर रखना. ठीक, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट. एक बहुत शानदार मूवी आई थी बाय द नेम ऑफ हॉलीडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी. अक्षय कुमार की फिल्म है, कभी टाइम मिले तो देखिएगा. स्लीपर सेल्स एंड उन सबके अराउंड है पूरी की पूरी मूवी. उस मूवी में इसी चीज को इलैबोरेट किया गया है. उस मूवी में एक डॉग रहता है, डॉग का नाम रहता है शक्तिमान. शक्तिमान को आप क्या करते हैं, आप शक्तिमान को किसी भी व्यक्ति का कोई एक कपड़ा सुंघा देते हैं और उसके बाद फिर वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है. That's what is provided in the case of Abdul Razak versus State. क्या बताया गया? Discovery of a fact with the help of a tracker dog is a scientific evidence. ठीक, ऑल्दो ये कंक्लूसिव प्रूफ की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, ये किसी भी तरीके से एक होल सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता, बट उसको किस कैटेगरी में लिया जाता है, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इज इट? इट इज अ साइंटिफिक एविडेंस. ठीक है, क्योंकि स्निफर डॉग्स या ट्रैकर डॉग्स जो होते हैं उनको आप साइंटिफिक एविडेंस की कैटेगरी में ले सकते हो. डॉक्यूमेंट्री या फिर ओरल या फिर रियल एविडेंस की कैटेगरी में उन्हें नहीं लिया जाता. ठीक, फर्दर चलते हैं. पुष्पादेवी एम जाटिया वर्सेस एमएल वाधवान. ये काफी फेमस केस है. इससे रिलेटेड फंडामेंटल गाइडलाइंस जो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो यही थी दैट एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू अनडिजायरेबल मींस कैन आल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन प्रोवाइडेड इट इज रेलेवेंट. ठीक, तो भैया अनडिजायरेबल मींस, कोई व्यक्ति बड़े आराम से बनारस में साधु बन के बैठा था, उसका नाम था इकबाल कादरी. आप उसको पकड़ करके ले आए, एविडेंस आपने उससे इकट्ठे कर लिए कि भैया उसने वो आतंकवादी था, सूर्यवीर सिंह ने उसको छोड़ दिया पैसे लेकर के, उसकी जगह मार दिया इकबाल कासिम को. ठीक, अब ये अनडिजायरेबल मींस से आप एविडेंस लेके आए हो. ठीक है, ये कोई डिजायरेबल मींस थोड़ी ना कि भैया कोई बाबा जी बैठे उनको आप उठा करके आप किसी भी तरीके से एविडेंसेस उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. ऐसे ही फर्दर बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. मैंने तो सिर्फ जॉली एलएलबी 2 का आपको एक एग्जांपल दिया कि even if the evidence has been extracted via undesirable means, even in that condition it is considered to be permissible in the court of law, but the condition being भैया ये चीज रेलेवेंट है या नहीं है. क्यों? क्योंकि जॉली एलएलबी 2 में यही सीन अपन ने देखा हुआ है कि भैया जैसे ही वो पंडित जी आते हैं, जैसे ही वो साधु बाबा आते हैं, तो ये जो हमारे जज साहब रहते हैं ये सवाल पूछते हैं कि भैया ये साधु बाबा का केस से क्या लेना देना. तब अक्षय कुमार क्या कहते हैं? लेना देना है साहब, 1 मिनट दे दीजिए, लेना देना है. वही जो 1 मिनट में आप प्रूव कर रहे हो, प्रोवाइडेड इट इज रेलेवेंट. लेना देना है, अनडिजायरेबल मींस है लेकिन लेना देना है. ठीक, मूविंग फर्दर, पुष्पादेवी एम जाटिया वर्सेस एमएल वाधवान, देख लीजिएगा इस केस को. फर्दर चलते हैं. कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. नाउ Z5 मूवीज आप लोगों ने, आई एम वेरी श्योर इस ऐप का नाम सुना होगा. इसमें एक रीसेंट बहुत ही तगड़ी वेब सीरीज आई थी रणवीर शौरी और ये अपने सुनील ग्रोवर की, बाय द नेम ऑफ सनफ्लावर. मौका मिले देखिएगा. उसमें इस व्यक्ति से पूछा जाता है, एक बिल्डिंग में मर्डर हो जाता है, मर्डर मिस्ट्री का केस है, बिल्डिंग में मर्डर हो जाता है. इस व्यक्ति से पूछा जाता है कि भैया चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या, तो वो बता देता है XYZ नाम है. ठीक है, ये ट्रेलर में ही मिल जाएगा आपको, देखिएगा. फिर उससे पूछा जाता है तुम्हारी उम्र क्या है, वो बोलता है 36, 35, 34, 36. अब यहां पे ध्यान से समझना, पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि भाई साहब हम आपसे आपका बॉडी शेप नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे आपकी उम्र पूछ रहे हैं. अब ध्यान से समझना, हाउ इज दैट रेलेवेंट टू दिस पॉइंट? व्हेन यू अंडरस्टैंड द मैक्सिमम ऑफ falsus इन uno, falsus इन omnibus. falsus मींस false, uno मींस 1, omni मतलब सब कुछ, omnibus.
ठीक। सो फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ओमनिबस का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे सीधे बस इतनी बात करता है कि भैया जिस व्यक्ति ने एक बात गलत बोल दी या एक बात बोली ए और दूसरी बात बोल दी बी, ठीक, या ए टू, तो ऐसी कंडीशन में आप उसकी पूरी की पूरी जो वेरासिटी है उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस डाउट में आ जाती है और आप मान के चल लेते हैं दैट दिस विटनेस इज नॉट क्रेडिट वर्दी। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए कि भाई साहब ने पुलिस के सामने बोल दिया कि मेरी एज है 36 साल, ठीक है। अब कोर्ट में जाके वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब मेरी तो एज है अभी तक 35 साल या 37 साल या 38 साल। तो छोटी मोटी त्रुटियों को कोर्ट ऑफ लॉ भी कंसिडर करता है कि नहीं भाई यहां पे कोई ऑफेंस या रादर यहां पे कोई स्टैब्लिशमेंट क्रिएट नहीं हो सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माइनर डिस्क्रिपेंसी इन द स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन गिवन बाय द विटनेस। अब देखो, द मैक्सिम falsus in uno falsus in omnibus is not applicable in India। इंडिया में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है कि आपने 5 ठो स्टेटमेंट दी, उनमें से एक स्टेटमेंट आपके किसी प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्शन में स्टैंड कर रही है तो आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही उड़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं चलता है, ठीक। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द shaft। It is the duty of the court to find the truth, and minor contradictions and omissions in the evidence are to be ignored if there is a ring of truth in the testimony of witness। बंदा सारी चीजें सच बोल रहा है, everything that is coming out of the mouth of this particular person is actually true। अब अगर माइनर हल्का फुल्का कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, वो बोलता है कि भैया शाम का वक्त था जब मैंने देखा कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ, फिर उसने कहा कोर्ट में जाकर के कि रात होने लगी थी। अब शाम का वक्त था, रात होने लगी थी, होता है यही तो टाइम पीरियड है ना, सनसेट वाला। शाम मतलब क्या, संध्या समय वही होता है कि सूरज डूब रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक ट्रांजिशनल फेज का मान लीजिए आपने कहा कि भैया शाम हो रही थी, या आपने कहा कोर्ट में जाकर कि यहां तो सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो रहा था, ऐसी कंडीशन में माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस को कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा। दैट मींस फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ओमनिबस, मतलब एक चीज तुमने गलत बोल दी, सारी चीजें तुम्हारी डिस्कार्ड कर दी जाएंगी। ये रूल इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन ऑर्डर टू असर्टेन व्हाट इज दैट correct thing that you have to extract from any of the minor contradictions that might arise in the statement, ठीक। So the case was Kameshwar Singh versus state of Bihar। Now आर वर्सेस फॉस्टर का केस, अभी एक लखनऊ वाली दीदी का वीडियो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, आप लोगों ने आई एम वेरी श्योर देखा होगा। वायरल वीडियो था, 31st ऑफ जुलाई या 30th ऑफ जुलाई के आसपास ये वीडियो वायरल हुआ था। द वीडियो वाज अबाउट अ लेडी इन लखनऊ हु वाज बीटिंग अ टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, एक कैब ड्राइवर को। अब कैब ड्राइवर जो भी कंपनी के हो उनको मार रही थी, और बहुत ही एक बड़ा सा वीडियो बना हुआ है जिसमें देखा गया है इन महिला को उस व्यक्ति को मारते हुए। सही गलत बिल्कुल डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पे स्टिक करना है, सीधा हिसाब। सो अब जब वो वीडियो आप देखेंगे, 2 से 3 मिनट की क्लिप है, उसको आप देखिएगा। उस क्लिप में जो व्यक्ति वीडियो बना रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं और जितने भी लोग वहां पे दर्शक दीर्घा में बैठ के ये सब देख रहे हैं, उनके द्वारा कही हुई हर बात रेस जस्टिस का पार्ट बन जाती है, ठीक है। रेस जस्टिस का डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सो वहां पे जिस व्यक्ति ने जो चीज देखी, जो चीज कही, जो चीज हुई, ये सब कुछ रेस जस्टिस का पार्ट बनता है। दैट इज व्हाट सेक्शन 6 इज ऑल अबाउट। आर वर्सेस फॉस्टर भी कुछ कुछ वैसा ही है कि भैया हमने देखा कि जोर से, बड़ी तेजी से एक ट्रक गया और फिर कोने पे कुछ आवाज आई, हम पहुंचे तो एक व्यक्ति इंजर्ड था, ठीक। ये सब फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। तो जो हमने लखनऊ वाली दीदी का एग्जांपल दिया, उसको इससे रिलेट करो, पट्ट से पकड़ में आएगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जस्टिस। क्या बोल रहा है? The witness had only seen speeding vehicle and not the accident. The injured person explained him the nature of accident. He was allowed to give evidence of what the deceased said because it was part of res justice. Otherwise, कही सुनी बात हो जाती, ठीक है। कही सुनी मतलब हियरसे का एक्सेप्शन, जो ब्रॉड 2 एक्सेप्शन चलते हैं, एक होता है रेस जस्टिस, दूसरा होता है डीडी, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर रेस जस्टिस का कंडीशन बन रहा है और कही सुनी बात भी बन रही है, तो वो रेस जस्टिस एप्लीकेबल होता है हियरसे को ओवर पार करके, ठीक। Although hearsay evidences are not considered to be a very vital piece of evidence, but if it is res justice, if it is forming the part of the same transaction, it is very much admissible in the court of law. फर्दर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर वर्सेस फॉस्टर के बाद सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जनरल एविडेंस, जनरल रूल जो है सेक्शन 6 जो है वो जनरल रूल ऑफ हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है,
ठीक, तो ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, यहां से आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, दैट वुड बी वेरी मच सफिशिएंट फॉर यू। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ठीक, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, पम्मी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एमपी या जादूनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यस, ठीक, अब देखिएगा सेक्शन 9 में जो आप टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पढ़ते हैं, एक हॉलीवुड की मूवी है बाय द नेम ऑफ यूजुअल सस्पेक्ट्स। ठीक, या फिर आप कोई भी अगर मूवी देखेंगे जहां पे आपने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती देखी हो, टीआईपी बेसिकली होती क्या है, टीआईपी या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जिसे हम बोलते हैं सेक्शन 9 के हिसाब से, ये दो चीजों पे एप्लीकेबल होती है। पहला होता है पर्सन, दूसरा होता है जो लोग गड़बड़ करते हैं, मिस कर जाते हैं, थिंग। ठीक है, दोनों के मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति पे चार्जेस लगे कि मतलब एक व्यक्ति ने मर्डर किया है, ठीक, उसके खिलाफ एक लेट्स से फॉर एग्जांपल एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। चश्मदीद गवाह को लाया गया कि भैया ये लगभग सिमिलर स्टेचर के 4-5 लोग हमने खड़े कर दिए हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है इनमें से किसने मर्डर किया था, या इनमें से किसने वो ऑफेंस किया था, या रॉबरी या डेकॉइटी या व्हाटएवर ऑफेंस वाज कमिटेड बाय whom, विच ऑफ दीज पर्संस। ये एक तरीका हो गया टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का। दूसरा तरीका जो ओए लक्की लक्की ओए में था, क्या था कि भाई साहब ऑफेंडर को भी खड़ा कर दिया, हालांकि ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ऑफेंडर खड़ा है, लकी भाई साहब खड़े हैं, वहां पे पूरा सामान ऐसे करके बिखरा हुआ है, जो जो उन्होंने जहां जहां से जिन जिन के घर से चुराया सब रखा हुआ है। लोग आते हैं और अपने अपने सामान को आइडेंटिफाई करके सामान ले जाते हैं। ठीक, दैट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ अ थिंग। ठीक, so test identification parade of a thing का बेसिक मतलब होता है that you are identifying the article or something in substance. On the other hand, test identification parade of a person would mean identifying a person who is related to one way or the other to the cause of action. ठीक, लेकिन इसके साथ क्लॉज यही है that holding test identification parade is not compulsory. अगर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं भी होती है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि prosecution is missing out on a very vital piece of information or evidence. What does it say? Holding test identification parade is not compulsory. Failure to hold it is not fatal to the prosecution case where the accused persons were previously known to the witnesses. अब witness जानता था, let's say for example, witness को already पता था कि ये X पर्सन है, ये Y पर्सन है, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, X ने Y का सर फोड़ दिया। ठीक, अब जब जानते हो तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। फेयर इनफ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हरनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। यहां पे भी आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए थे। आइडेंटिफिकेशन परेड हैज द फॉलोइंग ट्विन ऑब्जेक्ट्स। क्या है वो ट्विन ऑब्जेक्ट्स, मैं पीछे चला जाता हूं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। नंबर 1 is to satisfy the investigating authorities that certain persons not previously known to the witnesses या witness were involved in the crime, one, and second is to furnish the evidence to corroborate the testimony of the witness before the court. These are the two objectives that are to be satisfied via the test identification parade as we see it as is construed under section 9. ठीक है, आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिएगा, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। फर्दर देखिए, सुखपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द इनएबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश मोटिव in a case of circumstantial evidence is not always fatal to the prosecution case held the Supreme Court. इसका सीधा मतलब यही है कि कई बार कुछ केसेस में the prosecution is not able to establish the motive. जो सेक्शन 8 आप लोग पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग a certain motive has to be established behind the commission of an offense. जब आप motive and intention के बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं that motive is that igniting thing, or rather it is that stimulus that gives birth to the intention. ठीक, that's what a motive is. तो जब आप मोटिव देखते हैं, हर बार मोटिव को स्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं होता, और अगर आपने मोटिव स्टैब्लिश नहीं भी किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो केस है, प्रोसिक्यूशन का जो केस है, वो वीक पड़ जाएगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपने एक मूवी देखी होगी या मूवी का नाम सुना होगा बाय द नेम ऑफ रमन राघव। रमन राघव इज अबाउट दिस पर्सन, रमन राघव, जो एक सीरियल किलर रहता है, एंड ही हैज नो पैटर्न, नो सर्टेन ऑब्जेक्टिव, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नो रिवेंज अटैच टू हिज कॉज। सारे केसेस में वो रैंडम मर्डर करता है। ठीक, अब आप मोटिव कैसे स्टैब्लिश करोगे अगर कोई व्यक्ति रैंडमली ऑफेंस कर रहा है तो? ठीक, तो इन दैट केस what do you understand is, even if the prosecution is not able to establish the motive, even in that condition it is not going to be fatal to their cause. ठीक, अगले केस पे चलते हैं।
Next case is Jayanti Bhenkar Bhai versus State of Gujarat. This is all about section number 11. Now, section number 11 का एक part है plea of LAB. Plea of LAB is not the complete section 11. Section 11 का और भी parts हैं further. दो parts हैं. ठीक, elaborate करने नहीं जाऊंगा वरना उसमें time लगेगा. ठीक, what does this case of Jayanti Bhai says? देखिएगा, plea of LAB is a rule of evidence recognized in section 11. The burden of proving commission of offence is on prosecution and would not be lessened by mere fact that the accused had taken the plea of LAB. क्या मतलब, अब मान लीजिए कि कोई अक्यूज है, उसने कहा कि भैया मैं तो उस फलाना फलाना जगह पे फलाना फलाना टाइम पे आई वाज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, सो सिंस आई वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ कुड आई बी implicated in the commission of that offense? That is what a plea of LAB is. LAB means of being somewhere. So plea of LAB means the plea of being somewhere. ठीक, तो अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो होता है, उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति प्ली ऑफ एलईबी लेता है, तो प्ली ऑफ एलईबी से बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट नहीं हो जाता. प्ली ऑफ एलईबी का मतलब है जो प्ली आपने ली है सिर्फ आप उस प्ली को सिद्ध करें. ठीक, एंड वो प्ली भी लास्ट में कंसिडर की जाती है. ऐसा नहीं कि प्रोसिक्यूशन फिर सारा काम धंधा छोड़ करके सिर्फ यही देखते हैं कि भैया पहले तू अपनी प्ली ऑफ एलईबी या तो सही से प्रूव कर दे या फिर हम गलत मान के तुझे कॉन्विक्ट करवा दे. ऐसा नहीं होता. What is said in this case is the plea of LAB taken by accused needs to be considered only when the burden on prosecution has been discharged satisfactorily. भैया जब रीजनेबल बर्डन ऑफ प्रूफ जो आप पे है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जब आप वही सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो प्ली ऑफ एलएबी सिद्ध हो ना हो, देयर इज अ रीजनेबल डाउट, एंड सिंस देयर इज अ रीजनेबल डाउट, प्ली ऑफ एलएबी नीड नॉट बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू गिव बाइज्जत बरी or rather acquittal to the accused. Fair enough. That is what the case of Jayantibhai Bhenkarbhai is. Moving further, Kehar Singh पे चलते हैं. बहुत ही सिंपल सा केस है, मतलब ऐसे तो इसके बहुत लेयर्स हैं, but what you need to understand is only a prima facie case of conspiracy has to be made out to bring section number 10 into operation. ठीक, सीधा सीधा सा हिसाब है. सेक्शन 10 कॉन्स्पिरेसी की बात करता है. 120A 120B ऑफ आईपीसी ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. आपको ब्लूप्रिंट लाके देने की जरूरत नहीं है. आपको यह सिद्ध कर देने की जरूरत नहीं है कि कोई जो व्यक्ति रहे हैं उन भाई साहब ने इन भाई साहब के साथ मिलके पूरा ये प्लान इकट्ठे बनाया. एक वो बहुत गंदी सी मूवी है ना, बाय द नेम ऑफ हैप्पी न्यू ईयर. ठीक, अब उसमें चार्ली भाई हो गए, जैग मामू हो गए और जितने भी लोग थे उसी पूरी कॉन्स्पिरेसी में. ठीक है, कि हम जाकर के ये अटलांटिस से, ठीक है, जो भी कंट्री है वहां पे जाकर के एक जगह है अटलांटिस, वहां से हम हीरे चुरा के लाएंगे. ये पूरा ब्लूप्रिंट आपको शो करने की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट देयर वाज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट रॉबरी, ठीक, और डिकॉइटी. इन दिस कंडीशन ओनली अ प्राइमा फेसी केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज सफिशिएंट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सेक्शन नंबर 10. ठीक, नेक्स्ट केस पे चलते हैं. नेक्स्ट केस इज मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर. ऑल्सो इसे प्यार से आप बोल सकते हैं द लव ट्रायंगल केस. ठीक है, यहां से डिराइव किया गया था कॉमन इंटेंशन एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. एक लव अफेयर से रिलेटेड ये केस है जहां पे द लवर एंड द वाइफ ऑफ अ सर्टेन पर्सन दे मेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलॉन्ग विद द थर्ड पर्सन कि भैया हमें अपने जो वाइफ हैं उनके हस्बैंड की डेथ कॉज करनी है. ठीक, सो व्हाट वाज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ मिर्जा अकबर, ये आप यूपी वगैरह में कोट करेंगे, काफी नंबर यहां पे मिलते हैं आपको. देखिएगा, अंडर सेक्शन 10 the words common intention signify a common intention existing at the time when the thing was said, done or written by one of them. अब आपने आज प्लान बनाया कि भाई एक्स पर्सन को जान से मारना है, 4 साल बाद उस एक्स पर्सन की मृत्यु हो गई, तो आज जो हुआ है, ठीक, आज जो हुआ है और 4 साल बाद जो हुआ है उसमें अनलेस देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस, ये चीज डिफरेंटली ट्रीट की जाती है. ठीक, so common intention at the time of commission of the offense, number 1. Number 2, things said, done or written while the conspiracy was on foot are relevant as evidence of the common intention. Any statement, narrative or confession made after the common intention or conspiracy was no longer operating is not admissible under section 10, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया. ठीक, now moving further, आगे चलते हैं. RM मलकानी लगभग इंडियन एविडेंस एक्ट के हर किसी ना किसी सेक्शन से कनेक्टेड है. द केस ऑफ RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. द केस इज वेरी सिंपल. इट ब्रॉडली डिस्कसेस व्हेन यू टॉक इट इन टर्म्स ऑफ रेस जस्टिस और यू टर्म इन टर्म्स ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ एविडेंस. ठीक, it suggests that tape recorded conversation is also an admissible piece of evidence. Fair enough. अब मान लीजिए कि मैंने आपको फोन करके कहा कि भाई साहब जरा भाई हम आपका काम कर दे रहे हैं, आप थोड़ा मतलब हमारा भी थोड़ा हाथ गर्म कीजिए,
हमें भी घूस दीजिए, अब घूस तो नहीं बोलेंगे, हमें भी कुछ गिफ्ट दीजिए, हमें भी कुछ खर्चा पानी दीजिए, हमारी भी कुछ सेवा का ध्यान रखिए. Those are the terms which are actually used, मतलब some examples or illustration of the terms used for the purpose of asking for a bribe. Now, that's what the case of R.M. Malkani is. It says tape recorded conversation is admissible provided that the conversation is relevant to the matters in issue and there is identification of the voice and that the accuracy of the conversation is proved by eliminating the possibility of erasing the tape record. ठीक, doctored ना हो, fabricated ना हो, tampered ना हो. ठीक, अगर ये सारी चीजें सिद्ध हो गई कि ऐसा तो कुछ नहीं है, इन दैट कंडीशन टेप रिकॉर्डेड एविडेंस इज एन एडमिसिबल एविडेंस. ठीक, ये बताया गया था इन द केस ऑफ आर एम मलकानी वर्सेस एसओ महाराष्ट्र. फर्दर चलते हैं राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में. व्हाट वाज द केस अबाउट? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टर्म्स रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नाइदर कोएक्सटेंसिव नॉर इंटरचेंजेबल टर्म्स. इससे रिलेटेड आपसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो इस केस का नाम याद रखिएगा, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक, तो एडमिसिबल एंड रेलेवेंट ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं. हो सकता है कि कोई चीज रेलेवेंट हो बट एडमिसिबल ना हो, लेकिन जो चीज एडमिसिबल है वो हमेशा रेलेवेंट ही होगी. एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक, सो व्हाट डज इट से? ऑल एडमिसिबल एविडेंस आर यूजुअली रेलेवेंट but all relevant evidence are not always admissible. That is the rule that you need to take care of in terms of Ram Bihari Yadav's case. Further आगे चलते हैं, शायद कॉपी हो गया 2 बार, कोई बात नहीं. फर्दर कलेक्टर ऑफ गोरखपुर वर्सेस पलकधारी सिंह का केस है. तो ये देख लीजिए, वेयर अ जज इज इन डाउट एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ एविडेंस, ही शुड डिक्लेयर इन फेवर ऑफ एडमिसिबिलिटी रादर देन इनएडमिसिबिलिटी. तो एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन में आए जज साहब को ये लगता है कि भैया कोई एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, तो प्रायोरिटी दी जाएगी कि भैया इसे एडमिट करके ही इसको उस लाइट में ही देखा जाए एज इफ द एविडेंस इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक, आगे चलते हैं टुवर्ड्स भरत सिंह वर्सेस भागीरथी. ठीक है, देखिए क्या बोला गया है. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एडमिशन इज सब्सटैंटिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट एडमिटेड and admission only proved are admissible irrespective of whether the party making them appears as a witness or not. क्या मतलब है? जो चीज आप लोग एडमिशन में पढ़ते हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 17 टू 23, ये मान के चला जाता है कि भैया अगर एडमिशन हुआ है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. ठीक, एंड ऑब्वियसली द फैक्ट्स विच आर ड्यूली एडमिटेड need not be proved and are admissible irrespective of whether the party making them appears as a witness or not. भैया मैंने कोई एडमिशन 4 दोस्तों के सामने कर दिया, अब वो 4 दोस्त आकर के ये सिद्ध कर दें कि भैया ये एडमिशन इस व्यक्ति ने हम लोग के सामने पार्टी के दौरान किया था. In that condition, that very circumstance or that very establishment of the circumstance wherein I admitted certain facts to a group of persons is very much admissible, and I need not be present in the court of or the proceedings of the court in order to establish that the evidence or the admission was of such nature. बस ये है. ठीक, आगे चलते हैं. पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर एंड पलविंदर कौर का केस है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जब भी आप कन्फेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. ठीक है, फ्रॉम सेक्शन नंबर 24 टू 30. अब देखिएगा यहाँ पे द टर्म कन्फेशन वाज डिफाइंड बाय लॉर्ड एटकिन. ये आपने कोट कर दिया अगर क्वेश्चन आया कन्फेशन पे. द डेफिनेशन गिवन बाय प्रिवी काउंसिल वाज अप्रूव्ड बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट in the Palvinder Kaur's case. क्या बोला गया? The court held that a confession must either admit in terms the offense or at any rate substantially all the facts which constitute the offense. ठीक, इसका मतलब क्या है? या तो मैं बोल दूं या तो मैं कह दूं कि भैया ये ऑफेंस मैंने किया है. ठीक, या तो मैं कह दूं कि ये ऑफेंस मैंने किया, सीधा कन्फेशन. ये कन्फेशन हो गया एडमिशन ऑफ गिल्ट. या फिर मैं कहूं कि भाई ये जो चाकू है ना, ये चाकू से मैंने इस व्यक्ति पे हमला किया और मैं उसके बाद रुक गया. ठीक, I said that this is the weapon of crime and with this knife I attacked this person. I did not cause him any injury. I just said that I attacked this person. What does this mean? Or at any rate substantially all the facts which constitute the offense. अरे भैया ये weapon of crime है, इससे तुमने किसी व्यक्ति पे अटैक किया, व्यक्ति को चोट पहुंची है या वो मृत हो चुका है, तो in all of these conditions this substantially proves that you are the person who is to be considered to be the murderer or the offender if the offense is of any other nature.
क्या मतलब समझ में आया? In such a condition, what has to be taken care of is that confession can be a direct confession of the guilt, or it can be talking about a substantial angle wherein you are actually admitting all of those circumstances which will comprise it to be an offense. ठीक, एंड दैट्स व्हाट अ कन्फेशन है. तो दो तरीके से कन्फेशन चलता है, या तो डायरेक्ट आपने मान लिया या फिर आपने वो सारी चीजें मान ली जिनसे वो ऑफेंस हो सकता है. ठीक, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज अग्नू नागेसिया केस. अग्नू नागेसिया केस काफी फेमस केस है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है. ठीक, एक आगे हम लोग एक जीत सिंह का भी केस पढ़ेंगे, वो भी इससे रिलेटेड होता है. अग्नू नागेसिया केस या जीत सिंह केस जो भी आप पढ़ें, उसमें आप लोग एक चीज समझेंगे. अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति कहे कि मैंने इन जनाब को मार करके, जो लेट्स से फॉर एग्जांपल है, जो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो वेपन ऑफ क्राइम है, पुलिस ऑफिसर को मैंने कहा कि भैया मेरा नाम एंडी डूफ्रेन, मैंने अपनी वाइफ का कत्ल करके ये जो बंदूक है ये छुपा दी, बस ये कन्फेशन है. जनरल कन्फेशन है, 24-25 में एप्लीकेबल होगा, 26 में एप्लीकेबल होगा. ठीक, ये कन्फेशन हो गया. लेकिन अगर मैं बताऊं कि वो वेपन ऑफ क्राइम मैंने कहां छुपाया है, कहां से उसकी बरामदी हो सकती है, फ्रॉम वेयर दैट पर्टिकुलर वेपन ऑफ क्राइम कैन बी रिस्टोर्ड, इफ आई टेल दिस फैक्ट टू द कोर्ट ऑफ लॉ, इन दैट कंडीशन दिस कन्फेशन और दिस पार्ट ऑफ दैट होल कन्फेशन इज टू बी एडमिटेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. यही चीज है. क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट held that the statement that the accused had committed the offense or that he had hidden the object at some place are not admissible. Me saying that I have committed an offense and I have hidden that weapon of crime or the blood-ridden clothes at a particular place will not make me liable. क्यों? क्योंकि this is just a confession. But as soon as I say कि come on, come with me and I'll let you guys know where that particular thing is kept, and आपने डिस्कवरी करवा दी, कन्फेशन के साथ क्या जुड़ गया? आपने डिस्कवरी करवा दी, आपने ये बता दिया कि अच्छा यहां चीज छुपी है. ठीक, बोला कि छुपा दिया, किसी व्यक्ति को मारा, वेपन ऑफ क्राइम छुपा दिया, सिर्फ कन्फेशन है, कुछ भी एडमिसिबल नहीं है. व्यक्ति को मारा, सामान छुपा दिया, कहां छुपा दिया? वहां छुपा दिया, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 27. ठीक, दैट्स व्हाट इट इज. What does it say? What is admissible is only that portion of the statement that reveals the information about the place of hiding of the object. सीधा ऐसा. आगे चलते हैं. मोहम्मद इनायतुल्लाह, सीधा सीधा सा हिसाब है. सुप्रीम कोर्ट held that it is essential to prove that the object was discovered from a place of hiding. If the object is lying in an open place, there are chances that others may know about it. ठीक, इसको भी आगे मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, इसी को एक्सप्लेन करता हुआ एक केस हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं. लेकिन ये चीज समझना, जो सामान है या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी आप बोल रहे हो कि आप करवा रहे हो, वो एक हिडन प्लेस पे होना चाहिए. आगे हम लोग केस में देखेंगे कि वो हिडन प्लेस का मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस नहीं हो सकता. पब्लिक प्लेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे भी वो किसी ऐसी जगह पे हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से कैमोफ्लाज्ड है कि उसको लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या उसको लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या यही वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, so that's what it is. So in general it is said that there has to be a discovery. If the object is kept in open, it won't fall in the category of section number 27. Yes, आगे देखते हैं. पांडुरंग क्या बोलता है? That section 27 is an exception to section number 25 and 26. कैसे, वो मैंने अभी अभी बता दिया. Otherwise confession made to police is not admissible, but that part of confession which is leading to the discovery of any particular evidence will be an admissible confession, or rather a part of confession. ठीक, so that is why section 27 is considered to be an exception to section 25 and 26. फर्दर देखते हैं. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवान उपाध्याय, यही बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, सेक्शन 27 को अपहोल्ड किया गया था. ये बोल दिया गया था कि जो आप बोलते हैं ना कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दैट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसका वॉयलेशन ये कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपने वो ऑफेंस किया है या आपने उसकी डिस्कवरी नहीं करवा दी, आप तो मात्र एक अक्यूज है ना, आपका कहीं से भी इंक्रिमिनेशन नहीं होता. ठीक, यू आर जस्ट लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. अब वो तो एक्चुअली आगे जाके ट्रायल में सिद्ध होगा कि भैया वो ऑब्जेक्ट आप ही ने छुपाया था, आप ही ने उस वेपन ऑफ क्राइम को यूज किया था, XYZ चीजें. इसके बेसिस पे आपका इंक्रिमिनेशन थोड़ी ना हो जाता है. You're just leading to the discovery of a certain object, and that is why this provision, section 27, does not stand in violation of article 20 clause 3 of the Indian Constitution. Fair enough. आगे चलते हैं. Now talking about Palvinder Kaur versus State of Punjab, confession must either be accepted as a whole or rejected as a
होल, ये पलविंदर कौर में बोला गया था। लेकिन निशिकांत झा के केस में इस चीज को फर्दर एलैबोरेट कर दिया गया था कि नहीं भाई, जितना एडमिसिबल हो सकता है या जितना भी एविडेंस आपको किसी भी कन्फेशन से रेलेवेंट समझ में आता है, उतना पार्ट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वाज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ निशिकांत झा। और भी केसेस में था, बट हमारे लिए अभी इतना ही जरूरी है। साथ ही साथ में एक दो केसेस और हैं जिनका आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट दे आर ऑनरेबल मेंशंस। दैट इज वन इज द केस ऑफ साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अ कन्फेशन मेड टू oneself इज एन एडमिसिबल वन। एंड ऑन द अदर हैंड एक और केस आता है बाय द नेम ऑफ जीत सिंह। जीत सिंह का तो खैर हमने यहाँ पे रेफर नहीं किया, बट आगे उसको रेफर कर लेंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, अभी मुझे एकदम से तुरंत नाम क्लिक नहीं करा, यस, द केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, which actually deals with the confession made by the co-accused। तो वो कब एडमिसिबल होगा, कब एडमिसिबल नहीं होगा, ये भी आप लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है इन कॉन्टेक्स्ट टू योर एंटायर एरिया ऑफ कन्फेशन एज अ टॉपिक। फेयर इनफ, चमका, समझ में आया? If you like this video, do like it, do share it with anyone and everyone who's preparing for any judicial service examination or even not judicial examination। अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी इन वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। Do comment in the comment box because I love reading all your comments। Thank you so very much। This is me, Shubham Upadhyay, signing off। Before signing off, I'll again remind you that the link of और आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, उसमें आपको दो लिंक्स मिल जाएंगी, एक आरजेएस बैच की और एक जजमेंट राइटिंग बैच की। इफ यू वांट टू जॉइन दोस बैचेस, यू कैन गो टू दोस लिंक, रजिस्टर योरसेल्फ, एनरोल कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द जजमेंट राइटिंग बैच एंड द आरजेएस बैच व्हिच आर ऑनगोइंग राइट नाउ। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो पसंद आया। Do follow us on Telegram, do follow us on Instagram, YouTube पे, do subscribe to the channel of Judiciary Gold। Don't forget to press the bell icon so that जो भी हम लोग वीडियोस लेके आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। This is me, Shubham Upadhyay, signing off। टाटा, bye bye, take care, बेला चाओ and जय हिंद, bye bye।